हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूगर्भ की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी और भीतर यानी पृथ्वी के धरातल के अंदर होने वाले और बाहर होने वाले सभी कार्य है वो शामिल किए जाते हैं। क्योंकि इसमें एक ज्वालामुखी जो है वो एक शंकु के रूप में होता है, जिससे उद्गार के रूप में जो लावा है वो बाहर निकलता है। तो इस लावे की क्रिया है वो बाहर से भी काफी संबंधित होती है, और जब ये मैग्मा के रूप में अंदर रहता है तो अंदर भी इसमें अनेक क्रियाएं हैं वो शामिल होती है। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी शंकु के बारे यानी ज्वालामुखी होता क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह एक शंक्वाकार पर्वत भी जैसा होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यानी एक पर्वत जैसा ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि इसमें जो भूगर्भ के अंदर का जो लावा है, हमने आंतरिक संरचना में पढ़ा था कि धरातल के अंदर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसी परत है जहां पर चट्टाने प्लास्टिक नुमा अवस्था में है, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थिनोस्फीयर या फिर जोन ऑफ लो वोलेटिलिटी, इसे ही कहा जाता है। ये दुर्बलता मंडल है इस लावे का वास्तविक स्रोत होता है। जब धरातल पर ये लावा आता है तो उसका वास्तविक स्रोत दुर्बलता मंडल ही होता है। तो ये जो शंकु है, इस शंकु से एक पाइप द्वारा दुर्बलता मंडल यानी जहां पर यह लावा मैग्मे के रूप में विद्यमान रहता है वहां पर ये जमा रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें ज्वालामुखी शंकु। जो पर्वतनुमा आकृति होती है उसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। इस ज्वालामुखी शंकु में जो पाइप के रूप में एक आकृति है जो दुर्बलता मंडल से जुड़ी होती है उसे कहते हैं ज्वालामुखी पाइप। दुर्बलता मंडल में जो प्लास्टिक नुमा चट्टान रहती है पिघली हुई उसे कहते हैं मैग्मा, और यही मैग्मा जब धरातल पर आता है तो उसे हम कहते हैं लावा। यानी बाहर आने पर इसे लावा कहते हैं और भीतर इसे मैग्मा कहा जाता है। जिस छिद्र द्वारा यह बाहर आता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी छिद्र, अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्रेटर। और ये जब क्रेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं कोल्डेरा। यानी क्रेटर जो होता है उसका ही विस्तृत रूप होता है कोल्डेरा। तो क्रेटर और कोल्डेरा ये ज्वालामुखी की ही स्थलाकृतियां हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी पाइप और मैग्मा ये ज्वालामुखी शंकु के ही विभिन्न भाग है, यानी ज्वालामुखी के ही विभिन्न भाग है। अब बात ये आती है, ठीक है ये ज्वालामुखी तो है, लेकिन ये लावा बाहर क्यों आता है? क्या कारण है जिसके कारण जो दुर्बलता मंडल का मैग्मा है वो बाहर आ जाता है और विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है, जिससे ज्वालामुखी के निकटतम क्षेत्रों में काफी तबाही भी होती है, तो नवीन चीजों का निर्माण भी होता है। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है भूगर्भिक असंतुलन। भूमि के अंदर असंतुलन विद्यमान हो जाता है, जिसके कारण कुछ चट्टानों के मध्य का स्थान रिक्त हो जाता है और उस दुर्बलता मंडल के मैग्मे को बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है, जिससे दबाव बढ़ने पर वह लावे के रूप में बाहर निकलता है। यदि दबाव अत्यधिक हो जाता है और ऊपरी चट्टान मजबूत होती है तो वह विस्फोट के रूप में बाहर आता है। तो सबसे पहला ज्वालामुखी का कारण हो गया भूगर्भिक असंतुलन। दूसरा, भूमि के अंदर गैसों की उत्पत्ति। मान लो भूमि के अंदर गैसों की उत्पत्ति हो जाती है या फिर जलवाष्प की जो है वो वृद्धि हो जाती है, तो ये जलवाष्प क्या करती है, चट्टानों पर ऊपर की ओर दबाव डालती, क्योंकि बाहर आने का प्रयास करती है। ऐसे चट्टान दबाव की प्रक्रिया के अंतर्गत थोड़ी सहायता मैग्मा को भी मिल जाती है, इसलिए यह मैग्मा भी उस स्थान को अपना स्थान बनाकर उससे बाहर निकलने लग जाता है। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत सहायक होती है। तीसरा है भूगर्भ में ताप में वृद्धि। अब भूमि के अंदर ताप में वृद्धि होगी तो क्या होगा, चट्टाने पिघलेगी तो उसके अंदर क्या होगा, बाहर आने के लिए जो तरल पदार्थ है वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो ऐसे भूमि के अंदर ताप बढ़ जाने के कारण भी जो मैग्मा है वह चट्टानों के पिघलने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और वो बाहर आने का प्रयास करता है। दाब में कमी। अब भूमि के जो दाब लगता है भूगर्भ में, यदि उस दाब में कमी हो जाती है
तो भी चट्टानों पर दाब में कमी हो जाने के कारण चट्टानों को थोड़ा रिक्त स्थान मिल जाता है और गर्मी के कारण चट्टानें पिघल जाती है। दबाव ज्यादा होता है और गर्मी ज्यादा होती है तो चट्टानें जल्दी से नहीं पिघलती है, लेकिन ताप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है और दबाव कम है तो उसे पिघलना सरल होता है बजाय अधिक दाब के। तो ये भी रहता है। प्लेट विवर्तनिकी भी कारण रहा है, क्योंकि प्लेटें जो गति करती है वो अनेक रूपों से करती है, तो जिसके कारण भी क्या होता है, चट्टानों के अंतर्गत है वो रिक्त स्थान रह जाता है। जैसे प्लेट विवर्तनिकी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत वही स्थिति है, यानी कि जब प्लेटें दूसरी अलग अवस्था में जाती है या आपस में टकराती है, यानी असमान गति करती है विपरीत दिशा में या टकराती है, तो दोनों ही कारणों से भूगर्भ के अंदर स्थान मिल जाता है लावे को बाहर आने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसके कारण है वो ज्वालामुखी आती है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। भूगर्भिक असंतुलन, गैस की उत्पत्ति, भूगर्भ ताप में वृद्धि, दाब में कमी और प्लेट विवर्तनिकी। तो ये 5 कारण मुख्य कारण है, और भी बहुत सारे अन्य छोटे मोटे कारण है, लेकिन ये 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दूसरी चीज आती है, जब विस्फोट होता है ये लावा बाहर निकलता है, तो क्या केवल लावा बाहर निकलता है या फिर और भी कई पदार्थ इसके साथ मौजूद होते हैं? तो ज्वालामुखी जो पदार्थ है जो बाहर निकलते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गैस व जलवाष्प, दूसरा है विखंडित पदार्थ और तीसरा है लावा। यानी ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले गैस व जलवाष्प। जो ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर 60 से 90% तक जो मात्रा होती है फ्रेंड्स, वो होती है गैस और जलवाष्प की होती है। जैसे इसमें पानी का जो भाप बनी हुई रूप है, CO2 है, N2 है, SO2 है, ये सारी गैसें और जलवाष्प है वो होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये होता है जो 60 से 90% तक हो सकती है। दूसरी चीज है विखंडित पदार्थ, यानी पत्थरों के विभिन्न प्रकार के टूटे हुए टुकड़े। इन्हें अनेक भागों में अनेक नामों से जाना जाता है, यानी इनके अलग अलग रूप बनते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले है बम। सबसे पहले है बम। ये वो बम नहीं है जो युद्ध में काम में लेते हैं, ये ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाले बड़े आकार के पत्थर होते हैं। जो बड़े आकार के पत्थर होते हैं उन्हें कहा जाता है बम। दूसरा है प्यूमिस। प्यूमिस क्या होते हैं? छिद्र युक्त पत्थर होते हैं। ऐसे पत्थर जिनमें छिद्र होते हैं उन्हें कहते हैं प्यूमिस। तो बम के बाद आते हैं प्यूमिस। लेपिली। लेपिली क्या होता है? मटर। मटर होता है ना, मटर। तो मटर का जो दाना होता है या फिर अखरोट का दाना है, मटर के दाने से लेकर अखरोट तक के दाने तक के जो टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं लेपिली। ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या होते हैं? संगठित टुकड़े होते हैं। ब्रेसिया संगठित टुकड़े होते हैं। धूल एवं राख। धूल एवं राख है वो भी ज्वालामुखी से निकलने वाला विखंडित पदार्थ है। इसके अलावा लहर। जब ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है तो वह शंकु पर फैल जाता है। तो यह शंकु पर जिस प्रकार पंख प्रवाह है, यानी पंख प्रवाह के रूप में फैल जाता है, उस फैले हुए पदार्थ को कहते हैं हम लहर। तो बम, प्यूमिस, लेपिली, ब्रेसिया, धूल राख और लहर सबको विखंडित पदार्थों में शामिल किया जाता है। तीसरा है लावा पदार्थ। तो ज्वालामुखी से लावा तो निकलता ही है, तो इस लावे को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अम्ल प्रधान। अम्ल प्रधान जो लावा होता है वो अत्यधिक गाढ़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा है वो 70% से भी ज्यादा होती है। इसमें सिलिका की मात्रा है वो 70% से ज्यादा होती है। जबकि दूसरा बेसिक लावा होता है वो तरल होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा 70% से कम होती है। तो अम्ल प्रधान 70% से ज्यादा सिलिका की मात्रा, बेसिक लावा 70% से कम। तो फ्रेंड्स, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो कि ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान निकलते हैं, और इन तीनों के बारे में ये जो अलग अलग बम, प्यूमिस, लेपिली, ब्रेसिया ये सारे हमने पढ़े हैं, ये सारे पूछे भी जाते हैं, यानी बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं ज्वालामुखी के संदर्भ में।
तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उद्गार कैसे हो रहा है, एक उद्गार की अवधि क्या है। तो उद्गार कैसे हो रहा है वो है कि उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय उद्भेदन, एक है दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एक मुख्य बिंदु होता है जहां से ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। जबकि दरारी उद्भेदन में क्या होता है, एक धरातल पर दरार बन जाती है और उस दरार से लावा निकलता है। तो शंकु के रूप में एक केंद्र के रूप से बाहर निकलता है, उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। जबकि धरातल पर ही एक दरार बन जाती है और उसमें से लावा बाहर निकलता है तो उसे दरारी उद्भेदन कहा जाता है। सबसे पहले हम केंद्रीय उद्भेदन के जो ज्वालामुखी है उनके प्रकार के नाम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। हवाई तुल्य, वल्केनो तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, पिलियन तुल्य, वेसुवियस तुल्य, ये सारे कैसे हैं, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। प्रश्न पूछा आता है निम्नलिखित में से केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कौन से हैं। तो हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पिलियन तुल्य, वेसुवियस तुल्य, ये सारे केंद्रीय उद्भेदन के हैं। जबकि आइसलैंड तुल्य जो है वो दरारी उद्भेदन का है। ध्यान रखिएगा, आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन का है। ये तो होता है उद्गार के आधार पर। उद्गार अवधि के आधार पर हम इन्हें विस्तार से भी पढ़ेंगे। उद्गार अवधि के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जागृत, प्रसुप्त और शांत। जागृत वो होते हैं जिसमें विस्फोट कभी भी हो सकता है या फिर लावा लगातार निकलता रहता है, हर समय उससे उद्गार होता रहता है, वो तो होता है जागृत। प्रसुप्त वो होता है कि एक बार विस्फोट हो गया, अब कई दिनों तक विस्फोट नहीं होगा, शांत निडर रहो, काफी दिनों तक विस्फोट नहीं होगा, वो होता है प्रसुप्त। यानी काफी दिन तक नहीं होगा लेकिन कभी होगा जरूर, वो प्रसुप्त होता है। तीसरा होता है शांत, विस्फोट हो गया निश्चिंत, कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ, लगभग 1000-1500 सालों से विस्फोट हुआ ही नहीं है, तो वो होता है शांत, जिसमें बहुत पहले विस्फोट हुआ था, अब विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी विस्फोट होने की संभावना न के बराबर है। तो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं शांत ज्वालामुखी। अब हम केंद्रीय ज्वाला उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी है वो 5 प्रकार के होते हैं, हमने अभी पढ़ा। हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, पिलियन तुल्य और वेसुवियस तुल्य। तो सबसे पहले आता है हवाई तुल्य। फ्रेंड्स, ऐसे जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि हवाई द्वीप है कहाँ, कमेंट में बताना हवाई द्वीप है कहाँ, मैं आपको इसका उत्तर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हवाई द्वीप है, वहां पर जैसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं वैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी है वो कहलाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं, ये जो ज्वालामुखी है इनमें लावा तरल होता है, यानी काफी पतला लावा होता है, इसलिए विस्फोट नहीं होता, शांत उद्गार होता है, यानी लावा धीरे 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 निकलता रहता है। तो ये ज्वालामुखी शांत उद्गार वाला ज्वालामुखी है क्योंकि यहाँ पर विस्फोट नहीं होता। जब लावा निकलता है तो इसमें छोटे छोटे लाल कणों के छोटे लाल कणों के पिंड है वो उछलते रहते हैं, लावे के ऊपर उछलते रहते हैं। जो रात्रि को देखते हैं तो वो केस लपटों के अनुसार यानी बाल के जैसे है वो लहराते दिखाई देते हैं। इसीलिए हवाई द्वीप के जो लोग हैं उसे जो अग्नि देवी है उनकी पूज्य आराध्य देवी उसकी केस राशि समझते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार के ज्वालामुखी की लपटों को वहां के लोग अग्नि देवी की केस राशि समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है वहां पर रहने वाले, हवाई द्वीप पर रहने वाले लोग हैं वो इसे केस राशि समझते हैं। इन ज्वालामुखी में किलानिया ज्वालामुखी मुख्य है। यहाँ के मोनोलोवा में विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के बाद यहाँ पर लगातार उस समय से मॉनिटरिंग की जा रही है
ताकि आगे जाकर है वो यहाँ पर ऐसा उद्गार है वो हो तो प्रभावी रूप से ध्यान रखा जाए। तो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी की विशेषता है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर के उत्तर में एक सीसली द्वीप है। सीसली द्वीप के उत्तर में है लिपारी द्वीप, इटली के अंदर है लिपारी द्वीप। इस लिपारी द्वीप पर जो स्ट्रोम्बोली नाम का एक ज्वालामुखी पाया जाता है, तो वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। उसकी विशेषताओं के समान वाले ज्वालामुखी को सभी को स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें विस्फोट है वो तीव्र नहीं होता, लेकिन हवाई द्वीप पर जो शांत उद्गार होता है उसकी अपेक्षा तीव्र विस्फोट होता है। यह एक जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली, लगातार उद्गार होता रहता है। तो जो भूमध्य सागर है उसके अंदर इसके उद्गार के कारण प्रकाश सा रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यानी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि इटली के लिपारी द्वीप पर है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पदार्थ जो ऊंचाई पर जाते हैं, ये पदार्थ ऊंचाई पर जाकर वापस क्रेटर यानी ज्वालामुखी मुख या छिद्र में ही गिर जाते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि कौन से ज्वालामुखी का जो लावे से उद्गारित पदार्थ है वो वापस ज्वालामुखी छिद्र में गिर जाते हैं, तो स्ट्रोम्बोली। तीसरा आता है वल्केनो तुल्य। ये भी फ्रेंड्स लिपारी द्वीप में ही है। लिपारी द्वीप में एक ज्वालामुखी है वल्केनो, उसके जैसे उद्गार वाले ज्वालामुखी को वल्केनो ज्वालामुखी कहते हैं। इसकी खास विशेषता ये है कि जब विस्फोट होता है तब उद्गार होता है, और विस्फोट ऐसा होता है कि ऊपर का आवरण देखें तो जो फूल गोभी होती है उस फूल गोभी जैसा आवरण है वो बन जाता है, और जैसे ही विस्फोट हो जाता है उसके बाद वो लावे की परत क्या हो जाती है, जम जाती है। जब अगली बार विस्फोट होता है तो पिछली बार जो लावे की परत जमी होती है उसे ये आसानी से उड़ा देता है। यानी पिछली लावा परत को अगला विस्फोट है वो क्या करता है, उड़ा देता है। ये सारी वल्केनो ज्वालामुखी की विशेषता है जो लिपारी द्वीप इटली में है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे खतरनाक। ये जो ज्वालामुखी है वो मार्टिनिक द्वीप में है, जो पश्चिमी द्वीप समूह का हिस्सा है, मार्टिनिक द्वीप। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है पीली ज्वालामुखी या पिलियन ज्वालामुखी। उसी ज्वालामुखी के तुलना है वो इस से की जाती है जिस ज्वालामुखी से, उसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, क्योंकि इसका विस्फोट इतना भयंकर होता है कि आसपास की कई किलोमीटर जगह को तबाह कर देता है। तो जो पश्चिमी द्वीप समूह में मुख्य पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है वहां पर विस्फोट हुआ था 8 मई 1902 में। उस समय वहां पर जो सेंट पियरी नगर बसा हुआ था वो नगर पूरी तरह नष्ट हो गया। तो सेंट पियरी नगर किसके कारण नष्ट हुआ, पिलियन ज्वालामुखी के कारण। अब इस ज्वालामुखी से के मिलते जुलते ज्वालामुखी कहीं आते हैं तो जावा और सुमात्रा है। उस जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटाउ। ये क्राकाटाउ ज्वालामुखी है वो ऐसा ही ज्वालामुखी है जहां पर 1883 के अंदर विस्फोट हुआ था और काफी नुकसान हुआ था। वैसे ही फिलीपींस है, वहां पर एक ज्वालामुखी है हिबक। तो हिबक ज्वालामुखी है फिलीपींस में। 1911 में वहां पर भी विस्फोट हुआ था और यही हालत वहां की हुई थी, काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था। तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी है जिसका नाम पिलियन तुल्य। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पिलियन तुल्य है। प्लीनियन तुल्य भी है जो कि अलग होता है, इसका नाम पिलियन तुल्य है। विसुवियस तुल्य, तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी की जो जानकारी है वो प्लिनी महोदय ने सबसे पहले दी थी, इसीलिए उसको प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो ज्वालामुखी है वो विसुवियस में है, नेपल्स की खाड़ी है इटली, वहां पर विसुवियस है ज्वालामुखी, उसके समान है ये ज्वालामुखी लगभग वल्केनो के समान ही होता है। फूलगोभी जैसा आवरण है वो तो इसमें नहीं बनता है, लेकिन बाकी सारी क्रियाएं इसके जैसी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि फूलगोभी का आवरण बन जाता है वल्केनो में, तो जबकि इसके जो ज्वालामुखी पिंड है अंदर से निकलने वाले वो काफी अंतरिक्ष की काफी ऊंचाई तक है वो चले जाते हैं। तो ये हमें इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो ये तो ज्वालामुखी है वो तो है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी।
उद्भेदन के आधार पर एक हमने पढ़ा था दरारी उद्भेदन। तो दरारी उद्भेदन में क्या होता है, किसी प्रकार के शंकु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि दरार से ज्वालामुखी का लावा है वो निकलता रहता है। और ये ज्वालामुखी का लावा है वो दरार से निकलकर विभिन्न भागों में फैलता रहता है। ऐसा ज्वालामुखी है वो क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग है उस समय ज्यादा थे, लेकिन नया उद्भेदन है वो आइसलैंड में हुआ है। उसे आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, दरारी उद्भेदन का आइसलैंड तुल्य। इस आइसलैंड तुल्य जो ज्वालामुखी है आइसलैंड में 1783 में उद्भेदन हुआ था। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के आधार पर होते हैं। तो ये तो हो गया उद्भेदन के आधार पर। अब आते हैं ज्वालामुखी के हम प्रकार उद्गार अवधि के आधार पर। तो उद्गार अवधि के आधार पर हमने 3 ज्वालामुखी पढ़े थे, जागृत, प्रसुप्त और शांत। जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिससे लगातार लावे का उद्गार होता रहता है, यानी कि विस्फोट के पश्चात वहां पर लगातार लावा है वो निकलता रहता है। ऐसा समय नहीं होता जिस समय उसमें उद्गार नहीं हो रहा होता है। ऐसे ज्वालामुखी में एटना जो कि इटली में है, स्ट्रोम्बोली जो कि इटली में है, पिनाटुबो यह फिलीपींस में है, कैमरून अफ्रीका में है जो कि अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, एरेबस और टेरर यह दोनों ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, जबकि मोनोलोवा जो है वह हवाई द्वीप में है, बेरन द्वीप भारत में है, कोटोपैक्सी जो है वो इक्वेडोर में है दक्षिण अमेरिका में, और चिली जो है वो अर्जेंटीना में है। तो ये सारे जो हैं वो जागृत ज्वालामुखी है। इसमें जो दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी जो आते हैं वो आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि विस्फोट के बाद शांत हो जाते हैं और उनमें अचानक विस्फोट होता है। इसमें विसुवियस ज्वालामुखी मुख्य रूप से है, यह इटली के नेपल्स की खाड़ी में है। इसमें विस्फोट हुआ था 79 ईस्वी में। उसके बाद 1500 वर्षों बाद अचानक 1631 में विस्फोट हुआ था, फिर 1803 में, फिर 1872, 1906, 1927, 28, 29 ऐसे लगातार इसमें विस्फोट है वो होते रहे हैं। दूसरा आता है जापान का फ्यूजियामा शांत ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी होते हैं जो उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं, यानी कोई विस्फोट नहीं होता, ऐसा काफ़ी समय हो चुका होता है। इसके अंतर्गत कोह सुल्तान और देवमंद ये दोनों ही ज्वालामुखी ईरान में है। म्यांमार का माउंट पोपा भी इसी में शामिल है। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका के तंजानिया में है वो भी इसी में है। चिम्बेरोजो दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में है, और अकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। ये सारे ज्वालामुखी हैं वो शांत ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स ये उद्गार अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी है वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद जो आता है ज्वालामुखी की स्थिति कहाँ पर किस प्रकार है, तो ये हम अगले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो आपको ये कैसा लगा इसके संदर्भ में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।